पूरा बूढ़पुर गांव जुटा। हाँ। पूरे जाटूसाना ने राव इंद्रजीत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के खिलाफ आपको चुनाव जितवाया। फिर जाटूसाना छोड़कर आपको दूसरी जगह जाना क्यों पड़ा? राव बंसी सिंह मेरे पास, जब मैं हरियाणा मोहन में बैठा था तो वो मेरे पास आए जी। सफेद बाल, सफेद कुर्ता पजामा, सफेद मूछें, सफेद जूती, और उनने मुझे कहा कि राव साहब नमस्ते साहब, मैं तो धरती में बिल्कुल शर्मसार हो गया कि मेरे पिताजी को उम्र के यार वो कह रहे। तो उन्होंने कहा कि आपको टिकट मिल गई, आप मेरे यहाँ दफ्तर खोलना, मैं आपकी मदद करूँगा। कह रहे कि राव नरवीर सिंह अगर सालावास में उतना जोर लगा लेते अपने चुनाव में जितना इंद्रजीत को हराने के लिए जाटूसाना में लगाया तो सालावास का चुनाव जीत जाते। क्या कहेंगे? चौधरी बंसी लाल जी से लोग, अहिरवाल के लोग बहुत खिलाफ थे उस समय। जी जी। कि अहिरो गांव में जाते थे तो बोले राव तुलाराम को गद्दार कहा। जी जी। राव तुलाराम की छुट्टी कैंसिल करी। जी जी। मैसाणी बराज का सामान उठा के ले गए। चौधरी बंसीलाल की आपने मदद की 1996 में जी। उनकी सरकार बनवाई। हाँ। मेहनत करके घूमे जगह जगह। आप कह रहे हो मेरी रिकमेंडेशन पे टिकट भी दिया उन्होंने, और मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी सरकार गिराने में राव नरवीर सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये सोचा करता कि सब कुछ तो बन लिया, कैबिनेट मिनिस्टर बन लिया कई बार, अब चीफ मिनिस्टर बन कर देखो। और भाई हमारे फादर भी रह लिए मिनिस्टर, कैबिनेट के भी रह लिए, चाचा भी एमएलए रह लिया, दादा भी रह लिए, एक बार बन कर देखो। वो मेरी नादानी थी। 5-4 दिन बाद ही यहाँ जनसभा हुई मोदी जी की पहली। जी जी। वो रथ यात्रा का बहुत बड़ा असर था, लोग यहाँ लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए। जी जी। हाँ, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह शामिल हुए 15 सितंबर को। आप कहाँ हाजिरी दो? जी जी। इसलिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़के राजी नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं विधानसभा का चुनाव लड़के, अब सीटें बहुत बढ़ेंगी। राजी खुशी चुनाव जीत लिया, लोगों ने अच्छे वोटों से आपको जिता दिया, 60,000 से ज्यादा। फिर बीच बीच में जाकर के जाटो गांव में क्यों छेड़ देते हैं कि भाई वोट नहीं? आप रेहड़ी वाले की पॉलिथीन की चिंता करते, फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद करते जो प्लास्टिक उत्पाद कर रही है, तेल पैकिंग में आ रहा है, उसका क्यों नहीं उपाय कर रहे? नरवीर सिंह के कहने से किसी के घर के जाकर कोई जेसीबी नहीं गई है, वो कानूनन तौर पे टूटा है। वरना ये जो आरएस बाट का आप जिक्र कर रहे हो, यदि वो ऐसे तोड़ता तो वही कोर्ट में खड़ा पाता साहब। तो मामले में नायब सैनी जी की बहुत अच्छी सोच है कि हमने आगे बढ़ना। हरियाणा दिल्ली के बहुत नजदीक है और उद्योग पनप जाएंगे तो हमारा हरियाणा जो मोदी जी ने विजन दिया 2047 विकसित राष्ट्र, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जी जी। लेकिन हमारे RRTS आ रही है साहब। जी जी। ये सबसे बड़ा वो है, कोई छोटा काम नहीं है। मतलब विस्तारित चरण है जो मेट्रो का, वो अगले 2 महीने में अच्छी खबर आ जाएगी कि फाइनल हो गया, अलाइनमेंट फाइनल हो गया। 2-3 महीने में इसका कहाँ से जाएगा, कैसे बनेगा, हो जाएगा 2-3 महीने में। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान राव नरवीर सिंह। ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा की पूरी जनता इनसे परिचित है। राव मोहर सिंह के पौत्र, राव महावीर सिंह के पुत्र, रेवाड़ी के गांव बूढ़पुर के मूल निवासी और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का अब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे तो कई विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने, अलग अलग उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी पारिवारिक बातचीत होगी। आज अनौपचारिक है, आज के पॉडकास्ट में आज आप हमारे पास समय निकाल करके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जनाब। स्पेशल धन्यवाद इसलिए कि पहली बार आपने कांटेक्ट किया। मैं तो करता ही रहा हूँ सदा, आपने कल मुझे चौंकाया। सच में मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी, अनएक्सपेक्टेड। तो आपका स्पेशल धन्यवाद दोबारा, क्योंकि मेरे तो आग्रह आपने सारे ठुकरा ही दिए थे। ना ऐसी बात नहीं थी, समय नहीं था। लेकिन मैंने कल मैं वहां से आया था पलवल से नहीं, पृथला से। जी जी। तो मैं रास्ते में टेलीफोन किया कि आप हो तो मैं स्टूडियो आ जाता हूँ। आप गुड़गांव आने की पूछा था ना? हाँ, तो आप गुड़गांव थे नहीं, तो आपने कहा मैं गुड़गांव, तो मैंने कहा ना, फिर आप रेवाड़ी हो तो मैं कल रेवाड़ी आ रहा, फिर वहीं देख। नहीं, आपने अच्छा किया और सही वक्त पर। राजनीतिक माहौल की भी बातें करेंगे और भी बातें करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि राव मोहर सिंह की जो राजनीति है पूरे अहिरवाल क्षेत्र में जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। आप जब आपका बर्थ हुआ, जब दादा मेरा जन्म हुआ 1961 में। जी जी। मेरे दादा की मृत्यु हुई 1957 में। जी जी। इसलिए मैंने तो बुजुर्गों से सुना। जी जी। पारिवारिक, मेरे किसी बुजुर्ग ने मुझे नहीं बताया कि आपके दादा ऐसे थे। हमारा इतना संबंध पिताजी से नहीं होता, तो राजनीति में रहते थे, ना इतना समय मिलता था कि अपने बच्चों को समय दे पाए। जी जी। तो हमारे चाचा विजयवीर सिंह, जो बाद में 82 में सोना से MLA बने, जी, उन्होंने शादी नहीं की थी। जी जी। उनसे हमारा दोस्ताना सा संबंध था। चाचा से। हाँ बिल्कुल, मतलब उनसे हम अच्छी बुरी बात कर लेते थे। तो वो कभी कभी बताते थे, या गाँव के लोग आते थे बुजुर्ग, बाबू मोहर सिंह ऐसे थे, बाबू मोहर सिंह से
ऐसे थे तो उनके बारे में चर्चा सुनते हैं, बाकी मुझे ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है। जी जी। और पिता राव महावीर सिंह के साथ उनके सानिध्य में हाँ, थोड़े दिन रहने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि मेरे 21 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। जी जी। और मैं बाहर पढ़ता था नैनीताल, तो इसलिए उनके साथ भी कम समय मिला। छुट्टी होती थी उन दिनों में, सर्दियों में नैनीताल में बर्फ पड़ती थी, तो तकरीबन 5-7 दिसंबर से होली के 2-3 दिन बाद स्कूल खुलता था। जी जी। तो छुट्टी 3 महीने की होती थी सर्दियों बस। जी जी। तो उन दिनों में हम गांव में रहते थे बहरामपुर में। तो कभी कभी पिताजी में एमएलए मिनिस्टर होते थे, तो वो गुड़गांव रहते थे, माँ फार्म पे रहती थी। जी जी। तो कभी कभी आते तो बस दूर से बैठे लोग रहते तो देख लिया कि आया है, और बस नमस्ते दूर से हिला दी उन्होंने गर्दन, हम चले गए। तो ज्यादा थोड़ा गैप रहता था, बहुत ज्यादा गैप। उस जमाने में सब, आजकल तो बच्चे हमारे हेलो हाय रोज करते हैं। जी जी। उस जमाने में पिता से लोग बहुत डरते थे कि डांट पड़ेगी और पड़ेगी, तो ऐसा भी व्यवहार था। बचते थे सामने, बहुत बिल्कुल बचते थे, और हमारा परिवार ऐसा ही था कि पिताजी से डरते थे। तो बूढ़पुर हाउस की जो राजनीति लंबे समय से चली आ रही थी, उसमें राव नरबीर सिंह का पहला चुनाव कैसे हुआ? पहले चुनाव में उतरना, क्या उससे पहले राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए थे, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया था, या अचानक टिकट मिली, अचानक चुनाव लड़ना पड़ा? कैसे टिकट दी गई, किस पार्टी से दी गई, क्या था वो पूरा समीकरण? देखो, समीकरण तो बहुत कुछ, ऐसा कुछ टीवी पे कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जितना कहा जा सके उतना कह दो आप। कहा जाए तो ये कि बस मुझे चौधरी देवीलाल जी के पास जाने का अवसर मिला जब कांग्रेस की उम्मीद ना हो गई कि भाई टिकट नहीं देंगे। जी जी। तो फिर मैंने ये मन बनाया कि भाई मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगा और जाटसाना से लड़ूंगा। तो इसलिए फिर देवीलाल के पास गए, तो उन्होंने जाते ही ये कहा जी जी कि भाई तुझे सोना से टिकट नहीं दूंगा। मैं, एक राव संतलाल जी होते थे राजपुरा से, जी जी, वो हमारे खानदान के बड़े नजदीक के रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी जी। और वो मुझे लेके गए। वो 2 साल पहले चौधरी देवीलाल की लोकदल पार्टी में शामिल हो चुके थे। जी जी। और राव इंद्रपाल जी को भी उनने ही शामिल कराया था, राव इंद्रपाल धारुड़ा वालों ने। तो उनने ही शामिल कराया था। और उस समय एक कार भी उन्होंने देवीलाल जी को अहिरवाल में भेंट की थी। जी। तो देवीलाल जी राव संतलाल जी का बहुत सम्मान करते थे। जी। तो मैं उनके पास, जब चाचा संतलाल जी के पास गए एक दिन रात को, जाकर वहीं सो गए घर में। जी। सुबह उठा तो उन्होंने कहा रात को आ गया था। मैं कहा जी रात को आ गया था। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना चाहता हूँ और कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी। ये चुनाव से 2-3 महीने पहले की बात है। जी जी। तो उसने कोई बात, कौन सा सन था? 87 का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। तो उन्होंने रोहतक टेलीफोन मिला, लैंडलाइन टेलीफोन होता था। रण सिंह मान जी ने टेलीफोन उठाया। जी जी। वो दफ्तर में बैठते होंगे, मेरी किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। जी जी। तो उन्होंने कहा राव साहब ठीक है। रण सिंह जी ने कि आप शाम को मिल लो इरिगेशन रेस्ट हाउस पे, कनाल रेस्ट हाउस होता है अलीपुर में, दिल्ली में, कि आज चौधरी साहब का प्रोग्राम वहाँ है। जी। तो हम शाम को चले गए। तो चौधरी देवीलाल शाम का गर्मी के टाइम थे शायद, हाँ। तो उन दिनों में वो शाम को घूमने लग रहे। एक उनके साथ नौजवान सा लड़का घूम रहा है रेस्ट हाउस लोन में घूमने लग रहे। दूर से राव संतलाल को देखा तो उन्होंने कहा राव साहब आ जाओ। जी जी। तो हमने एक चक्कर साथ काटा। फिर उन्होंने पूछा कि ये लड़का कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राव संतलाल जी ने कहा कि ये राव महावीर का छोरा है। जी। तो उन्होंने बिना बात करे शुरू कही, उसको बोले सोना से इसको टिकट नहीं दूंगा। अच्छा, बिना बात के कह दिया? कोई जिक्र नहीं। तो उसने कहा कि मैं इसको जाटसाना से टिकट दूंगा। अच्छा। हाँ, ईमानदारी से तो ये बात थी। तो मैंने कहा ठीक है, जाटसाना लड़ दूंगा। आपका बूढ़पुर गांव जाटसाना में था उस समय? ना, रेवाड़ी में। वो रेवाड़ी था, बोडिया कमालपुर पहला गांव इधर से। जी जी। वो जाटसाना में था, बूढ़पुर रेवाड़ी, आज भी रेवाड़ी था। जी जी। हाँ, वही परिस्थिति थी। तो फिर बस यहाँ में आ गया। यहाँ लोगों ने मुझे चुनाव जिता दिया। ऐसे में पहला ही चुनाव जिता दिया। पहले ही चुनाव मंत्री बन गए। हाँ, मैं मंत्री। तो वो बस किस्मत का खेल है साहब। मेरा वो पहला चुनाव जो था वो मेरे पूर्वजों के नाम पर चुनाव लड़ा गया। नरवीर सिंह की कोई अहमियत नहीं थी। मतलब बाबू मोहर सिंह, राव महावीर सिंह, हाँ, और बूढ़पुर गांव पहली बार इकट्ठा हुआ, जिसमें आदमी, बच्चे, औरतें सब ने पूरा जोर लगाया और नरवीर सिंह को एमएलए बनाने में सारे जाटसाना क्षेत्र में गांव में हर घर में लोग घूमे। जी जी। और जब मैं बहुत, कैसा था मुकाबला? कैसा था? बहुत बढ़िया मुकाबला था। जी जी। और बड़े बूढ़े ये कहा करते कि भाई सदा सामने प्रतिद्वंदी कौन थे उस समय? राव इंद्रजीत सिंह थे। राव इंद्र, वो कांग्रेस से थे। वो कांग्रेस से 30 बार वो चुनाव लड़े थे, 2 बार जीत चुके थे। जी जी। तो
उन्होंने कहा कि भाई बाबू मोहर सिंह का पोता है भाई, आपका इसको वोट देने। इन्होंने कभी सामाजिक सेवा करी, शिक्षा दी, तो अब के भाई बाबू मोहर सिंह के पोते को हम वोट देंगे, तो लोगों ने मुझे चुन दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विरासत की राजनीति हरियाणा में है, बड़े बड़े परिवारों में, चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो, चाहे राव वीरेंद्र का परिवार हो, चाहे बाबू मोहर सिंह का परिवार हो, राव नरवीर सिंह को विरासत की राजनीति का, अपने दादा के नाम का फायदा मिला, दादा के नाम का, पिता का नाम का पूरा फायदा अब भी मिल रहा है। अब तो नरवीर सिंह की भी अपनी पहचान होगी, लेकिन वो विरासत तो खत्म तो नहीं हो सकती। नहीं, मैं उनका पोता हूँ, बेटा हूँ। अरे आज विरासत की ताकत होती है, उससे पावर मिल रही है। हाँ, पावर मिलती है, एक पहचान होती है परिवार की। समाज में हमेशा पारिवारिक पृष्ठभूमि लोग देख के वोट का आकलन करते हैं कि किसको देनी। जी जी। पूरा बूढ़पुर गांव जुटा, हाँ। पूरे जाटू साना ने राव इंद्रजीत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के खिलाफ आपको चुनाव जितवाया, फिर जाटू साना छोड़कर आपको दूसरी जगह जाना क्यों पड़ा? दूसरे चुनाव की बात करेंगे। दूसरे चुनाव की बात करते हैं तो हमने चौटाला साहब से हमारी बिगड़ी, हमने सरकार तोड़ दी। जी जी। और हम कांग्रेस में शामिल हो गए। जी जी। कांग्रेस में शामिल हुए तो यहाँ राव इंद्रजीत सिंह स्थापित नेता थे, 2 बार के एमएलए, और एक 1986 में वो पहली बार मंत्री बने। जी जी। स्टेट मिनिस्टर बने थे। जी जी। चौधरी बंसीलाल की कैबिनेट। बंसीलाल जी 1 साल के लिए हरियाणा में आए थे, भजन लाल जी हटाए गए थे, तो उनकी टिकट तो यहाँ पक्की थी साहब। राव वीरेंद्र सिंह जी के लड़के थे और 2 बार एमएलए रह चुके थे, एक ही बार तो हारे थे। तो हम कांग्रेस में शामिल हुए, तो मुझे अटेली से टिकट दी गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जी कांग्रेस के अध्यक्ष, आज भी वो जिंदा है, पूछ लेना। जी जी। राव बंसी सिंह मेरे पास, जब मैं हरियाणा भवन में बैठा था तो वो मेरे पास आए जी। सफेद बाल, सफेद कुर्ता पजामा, सफेद मूछें, सफेद जूती, और उनने मुझे कहा कि राव साहब नमस्ते साहब। मैं तो धरती में बिल्कुल शर्मसार हो गया कि मेरे पिताजी को उम्र के, यार वो कह रहे। तो उन्होंने कहा कि आपको टिकट मिल गई, आप मेरे यहाँ दफ्तर खोलना, मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा मदद? राव बंसी सिंह ने मेरे को। तो उनके परिवार से उस समय कोई नहीं लड़ रहा था वहां? राव बंसी सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिली थी। आपको दे दी? मेरे को दे दी। फिर मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह तकरीबन मेरी फिएट गाड़ी में ही दिल्ली में हम घूमते थे। मैं चलाता था गाड़ी, वो बैठते थे। जी जी। उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर एक एम्बेसडर गाड़ी मिली हुई थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, लेकिन औरों को ना रखते थे, मैं चलाता था। तो कभी अहमद पटेल जी कोठी पर, उस टाइम जितेंद्र प्रसाद जी होते थे, पॉलिटिकल एडवाइजर राजीव गांधी जी के, तो उनके पास जाते थे। वो 2-3 दिन में मिलते थे कि उन दिनों पार्लियामेंट का भी चुनाव साथ था 96 उसमें 91 में। तो फिर मैंने वैसे ही मन में आया, मेरे को थोड़ी सी वही, तो मैंने कहा भाई साहब वीरेंद्र सिंह को कि यदि मैं ये चुनाव अटेली से ना लड़ूं तो आप टिकट किसको दोगे? तो उन्होंने सोच के कहा कि यार मेरा मन राव बंसी सिंह को देने का है। तो मैंने टिकट निकाल कर मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को दे दी। मैंने कहा बड़ी बात कह रहे हो आप। हाँ। तो वीरेंद्र सिंह जी है, पूछ लेना। 2 दिन टिकट मेरे पास रही थी। तो बोले फिर तू क्या करेगा? तो मैंने कहा जी मैं सालावास से लड़ लूंगा। सालावास उस टाइम रेवाड़ी का था और झज्जर जिले का आधा हिस्सा था। मेरे मन में भी एक वो था कि मेरा एक कृष्ण यादव लड़का था बिरड़ का, आज भी है, अभी उसको कैंसर हो गया, बीमार है। तो वो बार बार क्या करता, सालावास आ जा, सालावास आ जा। तो मैंने सोचा कि जो हमारा कोसली का हल्का है वो रेवाड़ी जिले में, रेवाड़ी मेरा मकान है, तो तुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा महेंद्रगढ़ जिले में। जी जी जी। तो मैं नजदीक है, यही मकान से काम चल जाएगा, ज्यादा नहीं भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बदकिस्मती से मैं थोड़ी सी वोटों से वो चुनाव हार गया। उस बदकिस्मती के साथ, जो आप बदकिस्मती शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ जो मैं सुनता हूँ एक पत्रकार के रूप में पिछले कई सालों से, कह रहे हैं कि राव नरवीर सिंह अगर सालावास में उतना जोर लगा लेते अपने चुनाव में जितना इंद्रजीत को हराने के लिए जाटूसाना में लगाया, तो सालावास का चुनाव जीत जाते। क्या कहेंगे? हाँ नहीं साहब, ये लोग कहते हैं, ऐसी बात है, लेकिन जो मैं मदद करता है ना तो उन्होंने मेरे से मदद मांगी ना मैंने उनकी मदद करी, क्योंकि मैं तो उससे पहले सुना उनको पार्टी एक थी। जी जी। लेकिन गांव में पार्टी का कोई सवाल नहीं होता उस जमाने। आज तो थोड़ा बहुत तो आपके उस जमाने के आज के वही है तीर कमान। हाँ, तो जो मेरे लोग थे उन्होंने मुझे इंद्रजीत के खिलाफ जिताया था। जी जी। तो वो मेरे कहने से वो नहीं देते, वो तो मुझे तो मिले ही उसके खिलाफ वाले आदमी थे कि मैं यूं कहूं कि मैंने उसका कोई भला कर रखा है। उनका अपना ग्रुप था, एक उनके खिलाफ वाला ग्रुप था, तो मेरे कहने से भी वो नहीं देते। जी जी। लेकिन ये कहें कि मैं उनका हराने जोर लगा, ये गलत कह रहे हैं।
मैं अपनी वोट मांगता रहा। ये ठीक है कि मैं ये सोच के चलता रहा कि मैं बहुत वोटों से जीतूंगा। मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि हालात ऐसे बने, आपने दल नहीं बदला। हाँ। चौटाला साहब ने उस समय वो की, सरकार गिराने की बात आई। हाँ, तो बाद में कांग्रेस में बदला। हमने दल बदला, हम लोक दल से कांग्रेस में आए। लोक दल से कांग्रेस में आए, लेकिन हालात के कारण बदला, जो आप बता रहे। जी। इसके बाद आप जो ये चुनाव आप लूज कर गए थोड़े से वोटों से, मेरे ख्याल से कितने, नहीं मैं 400-500 वोटों से। हाँ इतना ही था। मतलब बड़ी कांटे की टक्कर। सामने कौन थे? सामने साहब को क्या नाम बताऊं, एक लोक दल के थे जिले सिंह जाखड़। अच्छा, समझ गए। वो सालावास गांव का सरपंच था, कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ठीक है, जाट बेल्ट थी इसलिए वहां वो जीत। जी। हम सिलसिलेवार कई चुनाव पहुंचने हैं। हाँ। उसके बाद तीसरी बार चुनाव जीते और मंत्री बने। हाँ, मैं फिर सोना से चुनाव लड़ा। जी। और सोना से मैं जीता। जी। राव धर्मपाल जी चाचा हमारे लगते थे, पिताजी के सहपाठी रहे वो। जी। हाँ, तो सोना में टिकट में किसने मदद की उस समय? नहीं, टिकट किसी ने मदद नहीं करी। मैं खुद एक अहिरवाल का एक नेता बन चुका था उस टाइम। जी। और मेरे कहने से चौधरी बंसीलाल ने भी कई टिकटें दी। अच्छा। हाँ जी। और हमने पूरे अहिरवाल में चौधरी बंसीलाल जी के प्रोग्राम किए। चौधरी बंसीलाल जी से लोग, अहिरवाल के लोग बहुत खिलाफ थे उस समय। जी। कि अहिरो गांव में जाते थे, बोले राव तुलाराम को गद्दार कहा। जी। राव तुलाराम की छुट्टी कैंसिल करी। जी। मैं साणी बराज का सामान उठा के ले गए, हमारा गुड़गांव का भर्ती दफ्तर दाद ले गए। ऐसे बहुत से आरोप थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मनाया। पहले गांव में चौधरी साहब की मीटिंग होती थी, फिर हमने जलसे के रूप में पहली मीटिंग मैंने सोना में बंसीलाल का विरोध था, उसको कम किया आपने, डैमेज कंट्रोल कम किया। तकरीबन सीटें फिर हरियाणा विकास पार्टी ने जीती है अहिरवाल में। वो एक साल में ही हमने इतना किया, दिन रात एक करके, और चौधरी बंसीलाल की सरकार बनाने में इस इलाके की भूमिका थी। जी। हिसार से लेकर फरीदाबाद तक। जी। चौधरी बंसीलाल की आपने मदद की 1996 में। जी। उनकी सरकार बनवाई। हाँ। मेहनत करके घूमे जगह जगह। आप कह रहे हो मेरी रिकमेंडेशन पे टिकट। हाँ, टिकट भी दिया उन्होंने, और मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी सरकार गिराने में राव नरवीर सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ था। राजनीतिक कारण होते हैं साहब कई बार। हमेशा चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश जागी थी क्या उस समय? हाँ, जागी थी। जी। हाँ, वो बस वहीं जाके खत्म हो गई। अब कोई इच्छा नहीं रही, आज बता रहा हूँ मैं। जी। हाँ, कि वो हमारी नादानी थी। मैं आपके मन से कह रहा हूँ कि वो नादानी थी। और ये सोचा करता कि यार सब कुछ तो बन लिया, कैबिनेट मिनिस्टर बन लिया कई बार, अब चीफ मिनिस्टर बन के देखो। और भाई हमारे फादर भी रह लिए मिनिस्टर, कैबिनेट के भी रह लिए, चाचा भी एमएलए रह लिया, दादा भी रह लिए, तो एक बार बन के देखो। वो मेरी नादानी थी। तो उस समय गलती हुई, उस टाइम गलती। तो ओम प्रकाश चौटाला ने शायद जो ये अभी इश्यू पीछे उठा था जेल जाने का, वो शायद उसी का बदला लिया। राजनीतिक कारण थे, कोई राजनीतिक कारण थे। जी। और मेरे ऊपर ही ऐसे बहुत लोग थे, बहुत लोगों के खिलाफ, 24-25 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। चौटाला बदले की भावना से कार्रवाई करते थे। जी। ये रहा उनका जो। सोना के बाद में एक बार तो आप चौधरी भजनलाल के बिल्कुल नजदीक हो गए थे, कुलदीप बिश्नोई के बहुत नजदीक हो गए थे। लोकसभा का भी चुनाव लड़ा 2007 में, और उसमें मैं चौथे नंबर पे आया। जी। मैं चुनाव हार गया, राव इंदरजीत सिंह चुनाव जीते। जी। और उसके बाद बस फिर वो परिस्थिति ऐसी हुई कि हजकाई खत्म होने लगी। जी। फिर मैंने कहा यार क्या करूं, तो जब भाजपा में कोई ज्यादा शामिल नहीं होता था 2010 में। जी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब राजनीति भाजपा करेंगे, क्षेत्रीय पार्टी में नहीं करेंगे, क्योंकि चौटाला से बिगड़ चुकी थी। जी। हजका खत्म हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं, अब या तो कांग्रेस है या बीजेपी है। जी। कांग्रेस में मैं जाना नहीं चाहता था कि वहां दूसरे बैठे। जी। तो फिर मैंने करना एक अलग अध्याय लिखते हैं, तो इस बीजेपी, फिर हमने बीजेपी में जाते हैं 2010 से। जी। तो पूरी यात्रा करी हमने, हर गांव में हमने एक रथ यात्रा करी। कोई ऐसा हिरवाल का, मेवात का गांव नहीं होगा जिसमें नरवीर सिंह बीजेपी का लेकर झंडा नहीं गया हो। अच्छा, सब गांव में यात्रा करी। अच्छा राव नरवीर सिंह जी, हाँ। उसी में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे जहां तक याद है, गुरुग्राम का जो जिलाध्यक्ष था भाजपा का, वो आपके साथ चलता था। रेवाड़ी का जो जिलाध्यक्ष था वो आपके साथ चलता था। और उधर जो दूसरा जो है मेवात के जो जिलाध्यक्ष थे वो भी साथ चलते थे। पार्टी ने ये मन बनाया था कि नरवीर सिंह को चुनाव लोकसभा का लड़ाएंगे। जी। और ये कहा गया था कि तू चुनाव लड़ेगा। तो रथ तो तभी चला था, पार्टी के जिलाध्यक्ष जब भी चले थे सब ने, मतलब पार्टी ने, मेरे ख्याल से तेजपाल तंवर, सतीश कोला और एक और नाम मुझे याद नहीं है, मेवात का भी था। अच्छा, ये तीनों चलते थे सब अपने अपने जिले में। बाद में इनमें से 2 गायब हो गए, एक बच गया। नहीं गायब नहीं, सब फिर टिकट राव इंदरजीत सिंह आ गए। टिकट
पार्टी ने उनको दे दी जी जी। और फिर वे चुनाव लड़े, वे चुनाव जीते। आपको रथ यात्रा के बीच में ही बता दिया गया कि टिकट राव इंद्रजीत को देंगे? साहब, रथ यात्रा जब खत्म हुई उसके बाद तो कोई 5-4 दिन बाद ही यहाँ जनसभा हुई मोदी जी की पहली। जी जी। वो रथ यात्रा का बहुत बड़ा असर था, लोग यहाँ लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए। जी जी। हाँ, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह शामिल हुए 15 सितंबर को। 15 सितंबर को जनसभा, 15 सितंबर 2013 को मोदी जी की जनसभा हुई थी, उसमें मोदी जी आए और वो रथ यात्रा उसका समापन भी था। कुछ दिन पहले ही हमने खत्म की थी, यही समापन लगा लो। तो वो गांव में अलग हमने जगाया था। जी जी। हाँ। अच्छा, उसमें आप ये कह सकते हो जो मोदी जी की पहली रैली हुई वो सैनिकों के नाम पे रखी गई, लेकिन पूरे अहिरवाल में उस रथ यात्रा के द्वारा नरवीर सिंह ने, पार्टी ने पूरी रथ यात्रा करवाई थी। तो ओम प्रकाश धनखड़, अरविंद यादव, ये सब रथ यात्रा में कोई नहीं था, ये तो स्टेज पे थे। ये स्टेज पे थे। हाँ, पार्टी ने वो जनसभा रखी, लेकिन वो पूरा ग्राउंड लेवल पे आपने काम किया। पहले हमने महेंद्रगढ़ में काम किया जी, और फिर हमने पूरे उसमें काम किया इस गुड़गांव लोकसभा में। जी जी। तो राव नरवीर सिंह जी, जो 2014 के चुनाव की बात है, जब आप मन में कर रहे थे, पार्टी ने एक तरह से हरी झंडी दी थी, आप तैयारी करो, तो 2024 का चुनाव अब चला चुका है, 2029 में चुनाव होंगे, अगर परिसीमन से हो या बिना परिसीमन हो, तो आपकी लोकसभा चुनाव लड़ने की तमन्ना अभी बनी हुई है? ना, मेरी बिल्कुल लोकसभा के चुनाव की कैबिनेट मंत्री में मजा आ रहा है? हाँ साहब, हरियाणा में रहने में ज्यादा फायदा है, आम लोगों से आप टच में रहते हो, ज्यादा विकास के आप काम कर सकते हो। एमपी में लोग उतना टच नहीं हो सकता, एक बड़ा इलाका हो जाता है, आप कहाँ हाजिरी दोगे? जी जी। हाँ, इसलिए मैं लोकसभा के चुनाव लड़के राजी नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं विधानसभा का चुनाव लड़के, और सीटें बहुत बढ़ेंगी। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल, आप खुद ही कह रहे हैं सीटें बढ़ेंगी, हम कल्पना कर लेते हैं कि बादशाहपुर भी 2 जगह टूट गया है, मान लीजिए। जी जी जी। तो उस परिस्थिति में आपका जो एक रूरल बेल्ट का एरिया बनेगा और एक अर्बन का बनेगा, जैसा एक संभावना है। मैं आप ये कहना चाहता हूँ मैं कहाँ चुनाव? हाँ, आपकी क्या पार्टी के ऊपर निश्चित नरवीर सिंह का कहने से अकेले, मेरी 2019 में 4 टिकट काटी थी ना पार्टी ने। जी जी जी। ये पार्टी फैसला करेगी कि नरवीर सिंह कहाँ लड़ेगा। इसका जवाब भी दे दो ना, आप बहुत बार दे चुके। तो पार्टी की जो टिकट कटी थी जो आपकी 2019 में, कहते हैं कि एक फाइल, सीक्रेट फाइल पहुंचाई गई, उस फाइल का करामात थी। और चलो जो भी होगा, मैं कह नहीं सकता कि क्या हो, एक्चुअली मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं। जी जी। मेरी जो फाइल थी, तो फिर मुझे अब 2019 में 24 में क्यों टिकट दिया? ये सब राजनीति के समय होता है, सब भाग्य और समय के बिना इंसान को कुछ नहीं मिलता। जी जी। तो वही पार्टी है, वही फाइलें हैं और वही नरवीर सिंह है। हम एक समय टिकट कट के आज हम बिना नाम लिए एक बात और उम्मीद करते हैं कि जिस साफ गोई से आप कहते रहे हो, उसी साफ गोई से इस सवाल का जवाब दोगे। जो मेरा सुनने में है, पत्रकारों के अपने सूत्र होते हैं, आखिर में 2 नाम बच गए थे 2024 के चुनाव में, एक राव नरवीर सिंह का था, एक किसी युवा चेहरे का था, और ये फाइल भी राव इंद्रजीत के पास गई थी कि इसमें से किसको प्राथमिकता दी जाए। मैं सुनता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह ने आपके नाम के सामने टिक लगाया और आपका भीतर से याराना है और आप बार बार लड़ते रहते हो। ना, ऐसे गलत है, किसी की सोच के ना इंद्रजीत सिंह से पूछी गई। जी जी। और ना वो पार्टी ने पहले मन बना लिया था कि नरवीर सिंह को अब के ड्रॉप करना है। तो आपकी दोस्ताना बातें नहीं होती राव इंद्रजीत से? मेरे कभी टेलीफोन पर वैसे चर्चा, चुनाव में एक बार उनका टेलीफोन आता है। जी जी। बस, और कभी नहीं वैसा, वो बाकी नहीं है जो बाकी नहीं। अच्छा, अभी जो ताजा विवाद चला था पार्टी को, मैं कोई भी नहीं पूछ रहा, उसके बाद में पार्टी हाईकमान का दखल रहा कि चुप हो जाइए, या सब अपनी मर्जी से ही चुप हो गए सारे के सारे? सब आप यकीन करोगे तो पार्टी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने भी सब अपनी मर्जी से चुप हो गए। मर्जी से चुप हो गए, हम भी चुप है, अगले भी चुप है। कोई सवाल आएगा तो जवाब दिया जाएगा, वरना कोई बात। अच्छा, सवाल ये है कि एक दिन आप दोनों के हाथ मिल गए और गहरी दोस्ती हो गई, अहिरवाल की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा? ना, राजनीति कोई करो जी, 2 ताकतें तो रहेंगी। जी, ये हमारा समाज का समीकरण ही ऐसा बन रहा है कि जी, कुछ लोग मेरे वाले नहीं चाहते, कुछ उनके नहीं चाहते होंगे, वो चाहते ही है जो, हाँ वो चाहते हैं, और कुछ प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि कुछ लोगों को वो आते पसंद नहीं आती। जी जी। ऐसे चलने दो। आप थोड़ा थोड़ा राजनीतिक बातें और सामाजिक बातें करते हैं। राव नरवीर सिंह ने कई बार एक इश्यू उठाया है, चाहे कंवाड़ी में, चाहे गुड़गांव के बादशाहपुर में, एक इश्यू उठाया है सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति का। आपने बेबाकी से अपनी ही सरकार में अपने ही मंत्री के सामने कहा कि भाई सरकारी स्कूल में स्टूडेंट ही नहीं रह रहे हैं। नहीं, तो मैंने सारे नहीं, अब मैंने सीधा मेरे विधानसभा क्षेत्र, हमारे विधानसभा, हमारा विधानसभा पैसे वाला विधानसभा क्षेत्र है, बड़े बड़े लोग, दुनिया के पैसे वाले लोग रहते हैं, और गाँव में भी आर्थिक स्थिति ठीक है। जी जी।
तो हमारे में गांव में जाता हूँ, जिस भी गांव में अपनी विधानसभा, थोड़े से गांव को छोड़ के बाकी 5-4% लोग गांव के नहीं पढ़ते। जी जी। तो मैंने कहा कि हालत ऐसी क्यों हुई। हाँ कि भाई हमारे गुड़गांव में साहब मेडिकल और एजुकेशन का हब बन गया जी। दुनिया के महंगे हॉस्पिटल और दुनिया के महंगे स्कूल हमारे गुड़गांव में, 15 लाख रुपए साल की फीस के स्कूल हैं गुड़गांव में जी जी। लोग उनमें पढ़ाना पसंद करते हैं। तो मैंने चुनाव के समय जब वोट मांगता था तब भी कहता था कि हम उस स्कूलों की हालात बदलेंगे, गुड़गांव में अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे और कम से कम 4 हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि लोगों को, गरीब आदमियों को सहूलियत मिल सके। और एजुकेशन में भी हम इसका एक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। यहाँ के स्कूल अच्छे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बाथरूम अच्छे हो, क्लासरूम अच्छे हो। और मैं जहां भी जाता हूँ गांव में, मैं उनसे कहता भी हूँ कि कोई ऐसी एड की जरूरत हो, सरकार की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनियों के 500 हेड ऑफिस है, उनके पास CSR फंड है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप बता दो, मैं उनसे करवा दूंगा जी जी। लोग पैसा देने के लिए राजी हैं, बशर्ते उनकी तसल्ली हो कि जो तुम पैसा दे रहे हो। शायद बजगेड़ा का स्कूल आपने हाँ 7-8 करोड़ रुपए में बन रहा है, 3-4 महीने में मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कराऊंगा और मुख्यमंत्री जी एग्जाम्पल है। इस देश में पैसा देने वालों को कमी नहीं, बस उनको ये होना चाहिए कि मेरा पैसा अच्छी जगह, सही जगह लगेगा, सही जगह लग रहा है। तो हमारे अब दानदाताएं हैं जी जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उनसे स्कूलों के लड़कियों के टॉयलेट ठीक हो जाए, स्कूलों में अच्छे डेस्क लग जाए, ब्लैक बोर्ड अच्छे बन जाए, और लोग देते हैं। कि राजी खुशी चुनाव जीत लिया, लोगों ने अच्छे वोटों से आपको जिता दिया, 60,000 से ज्यादा। फिर बीच बीच में जाकर के जाटों गांव में क्यों छेड़ देते हैं कि भाई वोट नहीं दिया जाटों? नहीं आप कैसे आप जैसे कहते हो वैसे बता दो। मैंने एक पातली गांव है मेरे गांव के जाटों जी जी। तो मैं वहां गया था साहब, और मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे पिछली योजना में जब मैं मंत्री रहा, मैंने इतने करोड़ के काम किए। उसके बाद जाट MLA हरा, उस भाई ने कितने काम किए, तुम आकलन करो, बिरादरी के तौर पर वोट मत दो भाई। या मुझे कोई तरीका बताओ कि भाई मैं वो काम करूं जब तुम वोट दोगे। यार बिरादरी के तौर पे दोगे तो ना तो एक सरपंच बन सकता है बिरादरी के तौर पे जी जी। ना MLA बन सकता। भाई मैं बिरादरी तुम्हें बदल नहीं सकता, ये तो परमात्मा ने जन्म दिया है जी। तो मुझे कोई तरीका बताओ कि भाई तुम वोट दो, वो चाहे तोड़ मोड़ के कुछ भी। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई मुझे तरीका बता दो कि कौन सा काम करूं जब तुम वोट दोगे। सारे अफसर लगा दिए, सारे काम कर, अभी लग रहे हैं, आज भी लग रहे हैं गुड़गांव में जी जी। मैं नहीं कर, तुम मुझे तरीका बताओ। वो कहते उन लोगों ने कहते जाटों के खिलाफ। सब कोई भी राजनीति, वो तो ये बात निकल करके आ रही है गैर जाट की राजनीति करने के लिए 2-3 भाजपा लगे हुए हैं, उनमें राव नरवीर सब कौम के लोग वोट देते हैं। और जाट भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी जी। गांव में वोट कम देते हो लेकिन वे खड़े रहते हैं मेरे बूथों पे जी जी। और मैं आज भी कह रहा हूँ जी जी कि जाट बिरादरी भी मुझे उतना वोट दे देगी अगली बार जितना मैं उम्मीद करता हूँ। दे देगी। राव नरवीर सिंह पर्यावरण मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, जंगल बचाने के लिए काफी कुछ प्रयास करते हैं। हर जगह उनके भाषण में पर्यावरण की चिंता रहती है। अभी पॉलीथीन की चिंता, आप रेहड़ी वाले की पॉलीथीन की चिंता करते, फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद करते जो प्लास्टिक उत्पाद कर रही है, तेल पैकिंग में आ रहा है, उसका क्यों नहीं उपाय कर रहे? नहीं, हमने सरकारी तौर पर बैन कर रखा, लेकिन बहुत सा काम है। मैंने इंडस्ट्रियलिस्टों की मीटिंग में भी कहा है, जो भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे कोई पैदावार वैसी होती हो जी जी, भाई इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालो जी जी। तो कुछ साइंटिस्ट लग रहे हैं जी जी, उनकी भी वो कर रहे हैं। हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है जी जी, कांग्रेस टाइम से, हमारे टाइम 2013 से जी। लेकिन उसका हम परिचालन नहीं कर पाए सरकारी तौर पर। अब मैं चालान करवा रहा हूँ जी जी, हाथ जुड़वा लिया। और मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को चुना था जी जी। गुड़गांव बड़ा शहर है, मैं यही कामयाब हो गया तो सारे प्रदेश में हो जाऊंगा ठीक है। तो अधिकारियों के पास चालान की पर्ची नहीं थी, अब मैंने उनकी कॉपियां पकड़वाई सब अधिकारियों को। अब पता लग रहा है। अब हाँ, जब मैंने कहा कि क्यों नहीं कर रहे, तो कॉपियां नहीं जी, तो जी। वो नगर निगम देता है कॉपियां, तो मैं नगर निगम से सब अधिकारियों को कॉपी दी है। तो कुछ को मिल गई, कुछ पुलिस वालों को आपने नसीहत दी थी, थानेदारों को रिश्वत लेने की, इनको भी नसीहत दी? इनको भी कहा, पुलिस वालों को भी। और पुलिस वालों को तो पॉलीथीन का अकेले नहीं, मैंने एनक्रोचमेंट के बारे में कहा है कि DTP कहाँ तक तोड़ेगा उतना बड़ा गुड़ो। एक बार तोड़ने के बाद यदि दोबारा कब्जा होता है तो वो वहां के इलाके का थानेदार जुम्मेदार होना चाहिए जी जी, कि वो इतनी जगह घूमता है। DTP तो एक है, थानेदार तो हमारे गुड़गांव में 38 थाने। अरे साहब रोज घूमते, उनको पता होता कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही, कहाँ तोड़ाई कब्जे कह रहे हैं DTP को, राव नरवीर सिंह, राजेश यादव का मकान तोड़ने के लिए, कांग्रेसियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आरोप लगता है आप पर। ऐसा लोग कहते हैं जी, राजेश यादव जी भी कहते हैं जी जी। लेकिन साहब उसका पूरा इलाके में जाकर पूछो,
यदि रोड के अंदर मकान आएगा, अनऑथराइज बनेगा, तो उसका अकेले का नहीं टूटा है साहब, और बहुतों के टूटे। अच्छा, अकेले का नहीं टूटा है साहब, नहीं। और ऐसे मकान भी जिन्होंने मेरी भी वोट दी है, उनके भी टूटे। हाँ, लेकिन हमारे आप पार्टी का चौक से आप जाओगे तो इतना जाम लगता है। वो एक अल्टरनेटिव रोड है 70-68 का, तो सेक्टर का रोड एक बार बहुत पहले से है, मैंने नहीं किया जी जी, उसका मुआवजा उठा रखा लोगों ने जी जी, स्टे ले रखा है, तो उसका स्टे टूटते हमने कहा इनको तोड़ो, रास्ता खोलो, तो रास्ता खोलने को सरकार का काम है। नरवीर सिंह के कहने से किसी के घर के जाकर कोई जेसीबी नहीं गई है, वो कानूनन तौर पे टूटा है। वरना ये जो आरएस भाट का आप जिक्र कर रहे हो, यदि वो ऐसे तोड़ता तो वही कोर्ट में खड़ा पाता साहब, उसको 1 मिनट में खड़ा करते, जाओ भाई कोर्ट में। जी जी, ये जितने भी बयान नरवीर सिंह के खिलाफ दे रहे हैं, उसमें नरवीर सिंह के भी आदमी जिनको टूटा है, मैं उनको समझाता हूँ। जो खिलाफ है वो प्रचार करते मेरा मकान तोड़ दिया, मकान टूट गया, जाओ कोर्ट में, गल तोड़ा। आपका जवाब सटीक है, कोर्ट में जाओ, जिसका जो टूटा है तो उसमें कोई तोड़ा गल तोड़ा उसको सजा मिलेगी। राव नरवीर सिंह ने तोड़वाया होगा तो अदालत रोक देगी, उसमें कोई बात। ठीक बात है, सवाल ज्यादा है, उद्योग मंत्री भी हैं आप, महकमे बहुत सारे ले रखे हैं, उन पे बातें करनी है। उद्योग को लेकर के एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी का और राव नरवीर सिंह का रहा कि IMT डेवलप करेंगे हरियाणा में 10 जमीन आपको जमींदार देने के लिए राजी नहीं, क्या रास्ता निकालेंगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं, ये भी गलत सोचती, मेरी भी सोचती है इसकी नहीं। हमें यमुनानगर में रंबाड़ा में जमीन मिल रही है। हाँ, हम 2 IMT वहां बना रहे हैं, बहुत जल्दी नेगोशिएशन होगा, उनकी कीमत तय करके हम ले लेंगे। ठीक है। रेवाड़ी की भी मैंने अभी MD को कहा है, SIDC को, कि आप एक मीटिंग कर आओ, लोगों को समझाया और पोर्टल को 1 महीने के लिए और खोल दो, लोग जमीन दे देंगे, फिर आकर बैठ कर महकमा कीमत तय कर लेंगे, नेगोशिएशन हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। एक आप पॉलिसी की भी बता रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड भी बता रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई उद्योगपति आना चाहे, वो अपनी जमीन खरीदे तो हम उसका इसका लोग गलत अर्थ लगा लेंगे। एक तो IMT का तो विषय अलग है जिसपे आप बोल रहे हैं, वो तो अलग। मैं हर ब्लॉक में चाह रहा हूँ एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर कटे, जी, लोग अपने अपने मन मर्जी की फैक्ट्रियां लगाएं, कोई पूंजीपति आगे आए और क्लस्टर काटे, कोई काटो, सरकार तैयार है। हाँ, ये मैंने, और आपका ये है कि उद्योग बढ़ेंगे तो ही डेवलपमेंट होगा। और मैं ये जो हम कहते थे ना कि हम 1 फ्लोर छत के नीचे सारे NOC देंगे, वो भी कामयाब हो, अब दे रहे हैं हम। जी, ताकि आप अप्लाई करो, और हम 30 दिन या 45 दिन अलग अलग टाइम रख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की 45 दिन, इसकी 30 दिन में अप्रूवल मिल जाएगी, ना तो डीम्ड अप्रूवल मानी जाए। ये भी हरियाणा में नायब सैनी जी ने फैसला किया है। अच्छा, तो मतलब ऑटोमेटिक अप्रूवल, और आप अपना काम आगे अपना काम। मतलब मेरा और मुख्यमंत्री जी का मानना है कि इंडस्ट्री पनपेगी तभी प्रदेश पनपेगा। तो एक तो इस मामले में नायब सैनी जी की बहुत अच्छी सोच है कि हमने आगे बढ़ना। हरियाणा दिल्ली के बहुत नजदीक है, और उद्योग पनप जाएंगे तो हमारा हरियाणा, जो मोदी जी ने विजन दिया है 2047 विकसित राष्ट्र, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जी जी। आम बजट जो केंद्र सरकार का आया है, इसे लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आप संक्षिप्त में ये बताने का कष्ट करेंगे कि हमारे दक्षिण हरियाणा को, इस बेल्ट को, नांगल चौधरी से लेकर के गुरुग्राम तक क्या मिल रहा है इस बजट से? देखो, एक स्पेशल किसी चीज स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन हमारे RRTS आ रही है साहब। जी जी, ये सबसे बड़ा वो है, कोई छोटा काम नहीं है। जी जी। बाकी सब स्टेट करते हैं, वो सीधी पॉलिसी होती, वो एक की नहीं होती कि भाई दक्षिण हरियाणा में ये करेंगे। वो कोई बड़ी पॉलिसी होती तो होती। हमारे RRTS आ रही है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूँ। जी जी। और बाकी हमारा 26-27, लेकिन RRTS का बहुत सिंपल सा था, नीमराना शाजापुर बहरोड नाम से एक SNB स्टेशन था, प्रथम चरण में वहां तक बनती। तो 11 साल की अगर हम बात करें तो पहले इसको धारीवाड़ा तक किया गया, फिर शोर मचाया, आपने आवाज उठाई, राव इंद्रजीत ने आवाज उठाई, दूसरे नेताओं ने उठाई। मैंने भी ये कहा कि बावड़ तक का खर्चा हम देते हैं। जी जी। मेरी मीटिंग थी, सब कमेटी का मैं मेंबर हूँ जी। मैंने मीटिंग में कहा कि बावड़ से आगे हमें जरूरत नहीं। जी जी। बावड़ से आगे वो 8-10 किलोमीटर जितना स्टेशन पड़ता है, जी जी, वो राजस्थान काम आएगा। जी जी। राजस्थान पैसा दे। हाँ जी, हाँ जी, वो रास्ता मैं जाही बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, कि हमारा आखिरी स्टेशन हरियाणा का बावड़ है, बावड़ तक आप बना दो। जी जी। बावड़ तक का पैसा हमसे ले लो, आगे राजस्थान दे उसको ले जानी है तो गलत तो नहीं कि प्रदेश हित में बात कही है। जी जी। हाँ, उसका फैसला राजस्थान जाने, राजस्थान का काम जाने, हमने हरियाणा खत्म कर लेते हैं, हमारा जरूरत नहीं, उसके आगे वो जाने, उनका काम कर ले जाओ। कब इसका पहला पिलर लगवा दोगे? मुझे उम्मीद है 2026 में, अभी शुरुआत 2026 में लगा देंगे। 2026 में मुझे उम्मीद है पूरी। अब थोड़ा सा आपके विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं और आपके गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। जो मेट्रो का विस्तारित चरण है, उसको लेकर के शिलान्यास भी मोदी जी कर गए थे एम्स के समय, भूमि पूजन आपने करवा दिया, मनोहर लाल जी को बुला। अब क्या सारे स्टेशन फाइनल हो गए? अंडरग्राउंड जाएगा या? ना, जी जी, सारा एलिवेटेड है जी, फेज 1 का। जी जी।
वो 9 सेक्टर तक है, शायद बसई तक है वो पहला, उसके बाद आगे का भी फाइनल नहीं हुआ है। मतलब वो भी एलिवेटेड जाएगा, मतलब मैं चाह रहा था कि वो नीचे जाए, फाइनल हो जाएगा साहब, उसका काम चल जाएगा, अभी तो यही चल रहा है, उसके बाद ही वो चलेगा। तो लोगों ने बताया कि नीचे जाने में दिक्कत आ रही है बहुत। जी जी। मैं खुद चाहता कि नीचे नहीं चल जाए, लेकिन अब इंजीनियर को जो बताएंगे उनकी माननी पड़ेगी। जी जी। तो उन्होंने कहा फिजिकल वाइबिलिटी जब आएगी इसकी, जब ऊपर ही जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो अभी कर देंगे, इसके साथ साथ ये चलता रहेगा, वो टेंडर पर ना हो जाएगा। मतलब विस्तारित चरण है जो मेट्रो का, वो अगले 2 महीने में अच्छी खबर आ जाएगी कि फाइनल हो गया, अलाइनमेंट फाइनल हो गया। 2-3 महीने में इसका कहाँ से जाएगा, कैसे बनेगा, हो जाएगा 2-3 महीने में। 2-3 महीने में हो जाएगा। इसका काम चालू है, पिलर खुद नहीं लग रहे, आप देखो मशीनें लग रही है। जी जी। तो वो और इसी योजना में ये मेट्रो चल जाएगी। गुरुग्राम के 2 बड़े इश्यू थे, एक तो स्वास्थ्य का था, एक जल भराव का था। अभी पिछले दिनों आरती सिंह राव ने बताया था कि राव इंद्रजीत सिंह ने भी 400 बेड का हम बना रहे हैं, पहले 600 बेड का बाद में इसे विस्तार देंगे। तो एक तो अस्पताल की मांग जो बहुत जायज थी, एक कचरा प्रबंधन की है, सीएम साहब ने मान लिया, उसके शुरू कर रहे हैं। एक कचरा प्रबंधन का था, कचरा प्रबंधन का बंधवाड़ी को लेकर के पूरा समस्या बनी हुई है। फरीदाबाद तक का कचरा वहां पर आ रहा है ना, फरीदाबाद का शायद नहीं आ रहा, दूसरी जगह के अभी तो अभी उसका क्या है कचरा प्रबंधन के लिए? आपने कहा था कि हम ऐसी योजना बनाएंगे जो क्रश करके जो वैसा निकल रहा है कचरा, इसको भी निकालेंगे, करने लगी, आप देख के आओ। अच्छा, मतलब उसमें आप एक दिन मौका मुआयना करो जब आपको पता लगेगा। अच्छा, बताने से नहीं पता लगेगा। अच्छा, मतलब उस पे काम चल रहा है। राव नरवीर सिंह जी, एक ग्लोबल सिटी को लेकर के काफी समय हो गया, ग्लोबल सिटी को लेकर के बातें चल रही है, आप उसकी कितनी प्रोग्रेस देख रहे हैं? कब तक उसमें क्या कुछ हो पाएगा? देखो, ग्लोबल सिटी एक बड़ा शहर बसने जा रहा है, 1003 एकड़ का शहर बन रहा है जी। मैं चाहता हूँ उसका कि एक ग्लोबल टेंडर हो जी, बड़े बिल्डर आवे जी। तो कुछ की सोच ये थी कि मेरी सोच भी ये थी कि 4 टेंडर करो जी। सरकार में कुछ व्यक्तियों की सोच है कि 1 टेंडर करो जी। इस बारे में अभी फैसला निश्चित तौर पर नहीं हुआ कि भाई यही होगा जी, पर जो भी हो जी, मुझे उम्मीद है जी, कि हम अक्टूबर में इंडस्ट्रियल मीट करेंगे जी जी। तो उससे पहले मैं और जहां संभव हो सका मुख्यमंत्री जी जी जी, तो हमने 5-6 कंट्रियों में जाना है और हिंदुस्तान के 5-6 शहरों में जाना है जी जी, इन्वेस्टरों को बुलाने के लिए उनसे मीटिंग करके आएंगे। फिर एक अक्टूबर या नवंबर शुरू में एक मीटिंग रखेंगे, गुड़गांव में रखेंगे, लोगों को बुलाएंगे, अपनी उससे पहले पॉलिसी भी डिक्लेयर हो जाएंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, हमारे पास ये जगह, आप इसमें आइए जी जी, तो लोग आएंगे। हम थोड़ा समापन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट एक दूसरा अरावली प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के आज के दिन क्या स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, पर्यावरणविद चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी ज्ञापन दे रहे हैं, भूपेंद्र यादव के खिलाफ भी ज्ञापन देते हैं। सही तस्वीर क्या है? सही तस्वीर ये है कि इसमें कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट या मैं एनवायरनमेंट प्रेमी कहूँ जी जी, या कोई जो वैसे होते हैं उनको जो शौक होता है वे चले गए कोर्ट में जी जी। कोर्ट में एक सीईसी होती है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जी जी, उसमें वो केस भेज दिया हमारा जी, उसकी सुनवाई भी हो रही है जी, चल रही है उसकी जी जी। तो उनमें जो वो फैक्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो देंगे अपने कागज की भाई ये ठीक है, वाइबल है कि नहीं है, सही है कि नहीं, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा जी जी। और मुझे लगता है कि फरवरी के आखिर तक जी जी, या 10-15 मार्च तक जी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में देगा जी जी। और एक गुड़गांव में एक अच्छी चीज आएगी और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। पर्यावरण प्रेमियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं, लेकिन जो होंगे वो मेरे कहने से भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये सीईसी और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हम ठीक कर रहे हैं ना कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं तो रोक देगा। लेकिन चलो वहां तो मान लिया आपका जंगल सफारी का, जब आएगा सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते हैं। यहाँ तो वर्षों से समस्या झेल रहे हैं, आपके सामने ये समस्या कई सालों से उठाई जा चुकी है। धारवेड़ा के बीच, धारवेड़ा और भिवाड़ी के बीच, भिवाड़ी का प्रदूषित पानी आ रहा है, कई मीटिंग हो चुकी है। आप भी जो गडकरी साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र यादव के साथ मौजूद थे, क्या समाधान निकलता दिखाई दे रहा है? इसका समाधान ये निकलता दिखाई दे रहा है कि जो बारिश का पानी आता है जी, उसका तो हम NH-48 से एक नाला बना के इसमें डाल देंगे जी जी। उससे पहले जो अब पानी गंदा मसानी बराज में खड़ा है जी वो जी, हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ निकालो जी जी। उन्होंने अपना 6 उसका क्या बोलते हैं MLD और एक शायद 34 MLD का STP तैयार कर लिया है
जी जी। मार्च में उसका उद्घाटन हो जाएगा, चल जाएगा मार्च में। 6 वाड़ा शायद चल गया, 34 वाड़ा चल रहा है। जी जी। तो उसके बाद वो अपना शोधित पानी करेंगे, अपना आप ही वो अपने इलाके में ले जाएंगे। इन फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है उसमें वो पानी देंगे, अपने कहीं ले जाएंगे, हमारे यहाँ नहीं आएगा। हमारे यहाँ प्रकृति का जो पानी ढलाव है वो आएगा इसके थ्रू। और हमें इसमें आपत्ति भी नहीं कि बरसात का पानी यदि हमारे आता है, हम उसमें अपने कोई पैमाना लगा लेंगे, गंदा पानी नहीं छोड़ दो उसमें, तो हमारे यहाँ हमें कोई दिक्कत है। हम तो चाहते हैं कि हमारे साबी बराज में अच्छा पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो ताकि स्रोत ठीक हो। लेकिन अब परेशानी हो, अब जहरीला केमिकल युक्त पानी जो आ रहा है उससे लोग परेशान है। इसका जल्दी निवारण कर रहे हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट को काम दे दिया गया। आखिरी सवाल है गुरुग्राम नगर निगम को लेकर के। गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पेंडिंग है। आपने जो मानेसर नगर निगम में जो किया, मैं नाम नहीं ले रहा, वैसा गुरुग्राम में आप चाहते हैं, इसलिए चुनाव डिले हो रहे हैं? नहीं सब, जब पार्टी फैसला करेगी और ये कहेगी कि ये बनने, वो ही बन जाएंगे। ये नरवीर सिंह के ऊपर नहीं अकेले, आप मानो यकीन करो। जी। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पार्टी जो नाम भेज देगी वो बन जाएगी। पार्टी जो नाम दे देगी वो बन जाएगी। और एक दूसरा जो है, अभी हम आपके बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की अब तक की 1.25 साल का जो काम है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने किया, वो संक्षिप्त में बता दीजिए। मैं पहले कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बने हुए आज 15 महीने से, 16 महीने हो जाएंगे, तो 1.25 साल का ही हम मांग रहे हैं आपसे जी। सब कुछ पाइपलाइन में, कुछ बाहर तो कूड़ा उठा, CND वेस्ट तकरीबन हमने 3-4 लाख टन उठाया है। सफाई व्यवस्था करिए, अधिकारी थोड़े बहुत उल्ट फुल्ट हुए हैं। और गांव में जो विकास का धुरी थी वो चालू हुई है। आपको इस 2026 में सभी काम पाइपलाइन से बाहर निकलते धरातल पर दिखाई देंगे। और उसका टाइम होता है, किसी का 6 महीने, किसी का 9 महीने, किसी का 12 महीने कंप्लीट होने का। सड़कों की हालात भी इस बरसात से पहले रोज मुख्यमंत्री जी भाई ग्रीवेंस कमेटी में आए थे, शायद 9 तारीख को। उस दिन कह गए 1 महीने में तकरीबन रिपेयर कर दो। लेकिन 1.5 महीने में जल भराव वाला भी, जल भराव का हमारी ड्रेनेज बढ़ने लगी है। और अभी मनोहर लाल जी आए थे तो हमारा जो वाटिका चौक है उसके पास से बादशाहपुर ड्रेन निकलती है, छावला में जाती है। तो सारा छावला का आसपास का जो हमारा इलाका है उसमें पानी 2-2.5 हजार एकड़ में चंदू और इस धनकोट के बीच में भरता है। तो वो इतना बारिश में पानी आता है। तो मनोहर लाल जी हमने बैठ के फैसला किया कि इस पानी को डाइवर्ट करके हम सोना के उधर ले जाए, मेवात ड्रेन में, जो गुड़गांव कैनाल बोलते हैं उसमें डाल दें। उसके थ्रू होते हुए मेवात होते हुए उनकी धरती को सिंचित करती हुई चाहिए तो, और नहीं अपुढ़ाना से और आगे निकल जाएगी, वहां दिल्ली क्रॉस करके वहां जमुना में मिल जाएगी। ऐसी 2-1 हजार करोड़ की प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट को सर्वे का अधिकार दिया हुआ, जल्दी 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। और हम इस पानी को जो घाटा चौक से आता है, क्योंकि घाटा चौक और वाटिका चौक में 16 मीटर का अंतर है ऊंचाई का, बहुत तेजी से आता फ्लो, तो वो भी हमें ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसका समय लगेगा। दोस्तों, आपने राव नरवीर सिंह की बातें सुनी। राव नरवीर सिंह ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। इनकी बातों को सुन करके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। राव साहब, आपका भी धन्यवाद, आपने समय दिया।